नमस्कार, मैं शिवेश विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, आज प्रकाश चैप्टर का पार्ट 4 होने वाला है, यानी चौथा वीडियो होने वाला है। कल की वीडियो में हम लोगों ने जाना अवतल दर्पणों में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनने के नियम को जाना। और आप लोग तो एकदम समझ गए होंगे कि क्या होता है अवतल दर्पण, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनने के नियम आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, तो आज फिर बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। क्या बात करेंगे? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। ठीक है, तो देख सकते हैं आप उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। चलिए, उत्तल दर्पण पहले आप जानिए। पहले ही हमने बता दिया है कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल को पॉलिश कर दिया जाता है, दबे हुए तल को पॉलिश कर दिया जाता है और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, यानी ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु जब अनंत पर है उत्तल दर्पण में, यहां जानते हैं आप ध्रुव होता है, फिर यहां क्या होता है, यहां फोकस होता है और इसके मध्य वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। समझ में आया? अब क्या दूसरा नियम क्या लगाएंगे? कुछ भी आप नियम लगा सकते हैं। और दूसरा नियम, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? समझिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ठीक है, फोकस पर कैसा बनता है? आभासी। आभासी क्यों? क्योंकि ये प्रतीत हो रही हैं किरणें कि हाँ वास्तव में ये मिलेंगी, आभासी रूप से आभास कर रहे हैं कि अगर ये इधर से जाती तो किरणें फोकस पर मिलती। ठीक है, तो आभासी किरणें हो रही हैं, तो इधर उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। तो इसका क्या होगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। कहाँ पर? वस्तु से, वस्तु देखिए इतना बड़ा है और आपका प्रतिबिंब कितना अत्यंत, वस्तु के अपेक्षाकृत अत्यंत छोटा बनता है। ठीक है, समझ में आया कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब एक स्थिति में, यदि वस्तु को यहाँ रख दे तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा कि यहाँ इसके मध्य बनेगा, वो भी कैसा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा सदैव। तो प्रतिबिंब बनने के हमने नियम को पढ़ लिया, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों को जान लिया। अब बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि दर्पण किस स्थिति पर रखा जाए या दर्पण का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले बात, दर्पण का सूत्र क्या होता है?
दर्पण का सूत्र। अगर आप इसके पहली वाली ना वीडियो देखे हो तो आप प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी वीडियो उधर ही आपको मिलेंगी। इधर तो और बढ़िया वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि अब इधर देखेंगे आप तो समझ नहीं आएगा। आप पहले पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, फिर आगे वाली वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आने वाला है। क्लियर, एकदम क्लियरेंस हो जाएगा कि आप प्रकाश कभी भूलने नहीं वाले अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया। और क्योंकि ये बहुत फनी वे में वीडियो बनाया गया है जिसको आप लोग कभी भूलने नहीं वाले। तो चलिए फिर चलते हैं दर्पण का सूत्र, फार्मूला ऑफ मिरर। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है। इससे पता चलता है, दर्पण के सूत्र से हमें मालूम चलता है कि वस्तु को कहां पर रखेंगे कि उसके फोकस पर बनेगा कि कहां बनेगा। यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यदि वस्तु को वहां रखते हैं, यदि वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं तो कैसा बनेने वाला है, इसके बारे में ये आपका सूत्र बता देता है। और सूत्र की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हमेशा आपका देखिए क्या होने वाला है। चिन्ह परिपाटी आप जानिए। पहले सूत्र से पहले चिन्ह परिपाटी को आपको समझना होगा कि किस जगह, अगर बात की जाए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सदैव f माइनस में होता है। अवतल दर्पण में सदैव f यानी फोकस दूरी, यहाँ स्मॉल f लिखा गया है। स्मॉल f फोकस दूरी को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ सदैव अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव का साइन। और क्यों नेगेटिव होता है आप लोग चिन्ह को बना सकते हैं फिगर। और सदैव आप लोग जानते हैं कि बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है और दाहिने ओर की धनात्मक। ऊपर की दूरी धनात्मक मापी जाती है, नीचे की दूरी ऋणात्मक। आप लोग जानते होंगे चतुर्थांश अगर क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हैं कि दाहिने ओर की दूरी धनात्मक, बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक। या नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे, संख्या पद्धति, तो आप लोग जानते हैं कि बाएं तरफ क्या होता है, ऋण वाला सिंबल होता है और दाहिने तरफ धन वाला। तो अगर आप अवतल दर्पण में देखेंगे तो उधर क्या होता है, फोकस भी ऋण की ओर होता है, मतलब बाएं ओर होता है, वस्तु भी बाएं ओर होता है, प्रतिबिंब भी बाएं, भी की स्थिति बाद में मालूम चलती है। ठीक है, तो सदैव फोकस दूरी का होगा, अवतल दर्पण में सदैव फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। और भी पहले यू को जानिए। और यूं तो सभी दर्पण में, चाहे अवतल दर्पण की बात की जाए चाहे उत्तल दर्पण की बात की जाए, तो सदैव भी यूं ऋणात्मक होने वाला है। ठीक है, मतलब वस्तु हमेशा सदैव ऋणात्मक होगा। किसमें? दर्पण में सदैव वस्तु चाहे जो दर्पण हो, अगर अवतल दर्पण हो तब भी यू का मान जो रखेंगे वो ऋणात्मक ही रखेंगे और f का मान अवतल दर्पण में पॉजिटिव और अवतल दर्पण में निगेटिव और उत्तल दर्पण में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और v का मान जो होता है, v का मान एक स्थितियों में, छठवीं स्थिति में क्या होता है, v का मान धनात्मक हो जाता है, नहीं तो 5 तक की स्थितियां जो होती हैं वो ऋणात्मक ही होती हैं। जैसे लास्ट स्थिति है आपकी, यदि वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखते हैं
तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो किधर बनता है आभासी, जब भी प्रतिबिंब आता है आभासी, तो उसका भी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। भी का मान धनात्मक होता है जब कभी सीधा की बात की जाए, आभासी की बात की जाए, तो यहाँ भी का मान सदैव धनात्मक लिखेंगे, नहीं तो ऐसे हमेशा ऋणात्मक ही लिखते हैं। एक स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, भी का मान धनात्मक लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आता है, आप लोग चिन्ह पर पार्टी लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं हम, या देख लीजिए। ठीक है, अवतल दर्पण में F का मान क्या होगा, ऋणात्मक, U का मान ठीक है, और V का मान क्या होगा, ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक। एक स्थिति में धनात्मक होगा, जो कि यदि वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब बनने वाला है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है सदैव। तो अब यही बात उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में F का मान ऋणात्मक होगा, U का मान F का मान भी धनात्मक हो सकता है और U का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु को बाईं ओर रखते हैं तब परावर्तन होता है, इसलिए F धनात्मक होगा, U ऋणात्मक होगा और भी धनात्मक होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में F का मान धनात्मक होता है और भी का मान धनात्मक होता है और U का मान तो सदैव ऋणात्मक होता है, चाहे जो दर्पण हो U का मान सदैव ऋणात्मक होगा। तो हम बात करेंगे, और इसके बाद आता है, और जान लीजिए सभी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक है, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। अब आता है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन क्या होता है, ये देखिए आप लोग। रेखीय आवर्धन देख लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आप लोग सूत्र पढ़ेंगे, I/O बराबर V/U या बराबर H'/H। ठीक है, ये सूत्र पढ़ने वाले हैं, यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ओके, समझ में आया रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको हम से निरूपित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई यम बराबर होता है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इस थ्योरी को आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाली थ्योरी रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, क्योंकि ये
बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी, आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा ये थ्योरी, ठीक है। समझ में आया क्या होता है रेखीय आवर्धन? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। अब एक सभी निर्देश को जैसा दर्पण रहेगा उस हिसाब से आपको चिन्ह को परिपाटी लिखना पड़ेगा। अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में ये तो जानते हैं हमेशा भी क्या होने वाला है, हमेशा यूं क्या होने वाला है। आप लोग चिन्ह परिपाटी को एकदम विदाउट चिन्ह परिपाटी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप चिन्ह परिपाटी गलत लिख दिए तो न्यूमेरिकल आपका आंसर गलत आने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए चिन्ह परिपाटी को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। तो आप लोग जानिए कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी क्यों हम चिन्ह परिपाटी को लिखते हैं और चिन्ह परिपाटी के विदाउट क्यों किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमने बताया कि अवतल दर्पण में यूं सदैव कोई भी दर्पण हो, ऑलवेज कोई भी दर्पण हो, यूं सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और अवतल दर्पण में यानी कनकेव मिरर में आपका एफ जो होता है वो ऋणात्मक होता है और भी ऋणात्मक होता है। वी यानी प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है। केवल एक ऐसी स्थिति आती है जो कि छठवीं स्थिति है, जिसके फोकस तथा ध्रुव के मध्य कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या दर्पण के पीछे बनता है? कैसा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? V का मान धनात्मक 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 होता है। आप लोग कान को दिमाग को स्थिर रख के आप लोग सुन लीजिए कि एक अगर आभासी की बात कर दिया जाए, यदि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आपको आभासी बात कर दिया जाए तो सदैव विदाउट सोचे, आप बिना चक्कर मक्कर हुए आप V का मान धनात्मक लिख दीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। V का मान अगर आभासी बोल दे तो V का मान आप लोग सदैव धनात्मक लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों ने जान लिया कि आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। आप लोग तो एकदम मास्टर होते जा रहे हैं, मास्टर, ठीक है। प्रकाश में तो प्रकाश में अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपके साथ सीवेस्ट स्टडी पॉइंट आपके साथ मेहनत करने वाले हैं। आपके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर हम बात करें कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है, इसको जान लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग को जानते हैं और इसके बाद जानेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है। आप लोग उत्तल दर्पण के उपयोग को लिख लीजिए। क्या होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, इसको जानिए, ठीक है। यदि उत्तल दर्पण में क्या होता है उसको देखिए आप। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के चालकों को देखने के लिए उसके साइड शीशे, पीछे को चालकों को देखने के लिए उसके साइड शीशे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साइड शीशा जो वाहन में लगा है वही साइड शीशा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साइड शीशे के लिए प्रयोग करते हैं। और समझिए क्या होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। दूसरा उपयोग होता है सड़क पर लगे लैंपों
के पीछे परावर्तक तल के रूप में, सड़क पर देखो लैंप लगा है ना, और लैंप के परावर्तक तल के पीछे जो होता है परावर्तन जिससे हो कि जिससे प्रकाश को फैले, उसी को हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है जो आपके बाइक में साइड शीशा नहीं लगा होता, जो आपके वाहनों में साइड शीशा नहीं लगा होता, वाहन यानी कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर चाहे जो व्हीलर हो, उसके साइड शीशे का उपयोग क्यों करते हैं कि पीछे के जो आ रहे वाहन हो उसको आप देख सकें, उसको आप देख सकें, इसलिए साइड शीशे का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है, एक्सीडेंट बराबर 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 होते रहेंगे। इसलिए दर्पण का विज्ञान में, फिजिक्स में, दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। आप लोग इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, कभी भूलने वाले नहीं, कभी भूलने वाले नहीं। इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए कि उपयोग क्या होता है, उपयोग के बारे में आप जान लीजिए। कभी आप फिजिक्स में आप फेल नहीं कर सकते। कोई फिजिक्स आपको इतना सरल लगेगा, इतना सब्जेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं क्या बताऊं कि कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में आप बहुत से यूजेस करते रहते हैं, हमेशा दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं आप फिजिक्स का उपयोग। ठीक है, तो आपको 2 उपयोग बताया गया उत्तल दर्पण में। पहला कि परावर्त साइड शीशे के रूप में जो वाहन में हम लगाते हैं साइड शीशा, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। सिंपल 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 सी बात है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सड़क पर लगे जो लैंप होते हैं उसके परावर्तन, यदि आप कोई भी लैंप देखे हो तो उसके नीचे परावर्तक तल के रूप में कोई ट्यूब होता है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये फिगर है, इसमें देखिए लगा है लैंप में क्या, परावर्तक तल लगा है, उसके नीचे होता है। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग, लैंप, इस लैंप के परावर्तक तल के रूप में लगा होता है। अब जानेंगे अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग किस लिए करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपके लिए मेहनत इतना कर रहे हैं। आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो वीडियो में कमी आप हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तल दर्पण के उपयोग को आप जान लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है यदि किसी दर्पण में समीप कोई वस्तु को समीप देखना होता है तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला जो होता है दाढ़ी बनाने में, यानी दाढ़ी बनाने के समय उपयोग जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है गाइस, अवतल दर्पण। क्योंकि आप अवतल दर्पण को नहीं भूल, देख लीजिए दाढ़ी बनाने वाले परावर्तक के रूप में कौन सा दर्पण लगा है, अवतल। समझ लीजिए फिगर वाइज, देख लीजिए आप, समझ में आया। और दूसरा होता है जो डॉक्टर लोग उपयोग नहीं करते, देख लीजिए आप, देख लीजिए जो डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं, कान, नाक, मुंह को देखने के लिए शीशे का प्रयोग करते हैं ना, इस प्रकार से शीशे का प्रयोग करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, समझ लीजिए क्या होता है, अवतल। किसी चीज को समीप देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। आप इस वीडियो को देख लेंगे ना तो कभी आपको भूलने वाला नहीं है, क्योंकि आप बने हैं सीवीएस विश्वकर्मा, जो कि एक ढांसू टीचर है। आप मुझे ढांसू सर भी बोल सकते हैं। एक सर हैं यूट्यूब पर ढांसू सर, शायद उनका चेहरा और मेरा चेहरा सेम टू सेम मिलता रहता है। ठीक है, उनकी बॉडी भी मेरी तरह है। फिलहाल उनकी तरह मेहनत मुझे भी करना है, मुझे भी कुछ करना है उनकी तरह। ठीक है, तो चलिए फिर जानते हैं। देख लीजिए किस तरह परावर्तक तल के रूप में यूज करते हैं। किसी अवतल दर्पण में डॉक्टर लोग कैसे यूज करते हैं, देख लीजिए कि नाक को, आँख को देखने के लिए
या मुंह को देखने के लिए मुंह में लगे कितने कीटाणु हैं, अगर आप कोई डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो आप लोगों के पास उस लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आप सबको इन सब फिगरों से समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप बने रहें इसी तरह वीडियो के साथ, अंत तक बने रहें। जय सिया राम, जय महाकाल।